क्लास 12th यूनिट 3 जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स होता है, वो तीनों इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स में कवर होगा। स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 से, वो भी क्लास 11th बायोलॉजी के। यूनिट 3 में हमारे पास सेल यूनिट ऑफ लाइफ आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आते हैं एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आता है लास्ट में। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और बिल्कुल ही एनसीईआरटी निचोड़ जैसे ही पहले की तरह बिल्कुल एनसीईआरटी को छांट के ही बनाया गया है, और ये सबसे छोटा चैप्टर भी हो सकता है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हम कराएंगे, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ 3 पेजेस में ही आपका पूरा चैप्टर करा देंगे रिवाइज, और चैप्टर का मतलब ये कम ना पड़े है ना, तो उसके लिए मैं क्या लाया हूँ, क्वेश्चंस लाया हूँ कुछ। हम ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी निचोड़। तो सेल थ्योरी एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, वैसे ही पॉइंट दिया होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दी होगी। पॉइंट में क्या है, मैथ्यूस शिल्डियन जो हमारे के बॉटनिस्ट हैं, ठीक है, मैथ्यूस शिल्डन जो कि बॉटनिस्ट हैं, थियोडोर शॉन जो कि हमारे जोलॉजिस्ट हैं। अब आपको ये बताना है कि कमेंट सेक्शन में ये जो हमारे हैं बॉटनिस्ट, ये वाले ये कहाँ से थे, और जोलॉजिस्ट हमारे कहाँ से थे, ठीक है। Formulated the cell theory, which was later refined by Rudolf Virchow in 1855 with the concept of omnicellular e-cellular। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो शिल्डन और शॉन है, उन्होंने सेल थ्योरी स्टार्ट की, और वर्चोव ने फाइनल टच दिया ये बोलकर कि नए सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो है प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोट्स जो है वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड अ डिफाइंड न्यूक्लियस। They possess unique inclusions and mesosomes enfoldings and the enfoldings of the plasma membrane। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, और मेसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होती हैं जो रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ये सिस्टम था, ये अभी ही नीट 2026 का एक पीवाईक्यू है कि तुम्हारा ये किस में हेल्प करती है, तो ये तुम्हारे रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पीवाईक्यू में आता है। तो लेक्चर के साथ साथ आपको पता भी चलता जाएगा कि कौन सा पीवाईक्यू था। देखो पीवाईक्यू बनी है क्योंकि नीट 26 हो गया, अब री नीट होगी। थर्ड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्रपोज किया गया था बाय सिंगल एंड निकोलसन इन 1972। डेट पूछ ली जाती है कि 1972 क्या था, 1912 में हुआ था, कब हुआ था, तो ये याद रखना है। इट डिस्क्राइब्स द सेल मेम्ब्रेन एज क्वाजी फ्लूइड बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो मेम्ब्रेन के एक फ्लूइड की तरह है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स मूव कर सके, ठीक है, जो सेल ग्रोथ और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। देखो अब ये जो चीज़ है ना, ये याद रखनी है कि जो सेल ग्रोथ और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, देखो भाई, इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूम। तो तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या कंटेन करते हैं, उसके बारे में बताया है कि तुम्हारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है एंड वैक्यूल होता है। तो भाई ये पीवाईक्यू है, ये भी एक पीवाईक्यू है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब कि नीट 2026 में आया ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में। तो ईआर में प्रोटीन बनता है और गोल्जी उसे पैक करके डिस्पैच करता है, ठीक है। पांचवा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसमें पॉइंट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कंटेन 70 एस राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए को और क्या बोलते हैं वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये एनर्जी एटीपी बनाता है और इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनमें सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि इसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, इसका खुद का तुम्हारा क्या है, डीएनए है और राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस है। अगर पूछे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कौन है, तो तुम उसका नाम दे दोगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताया जाता है। 6, प्लास्टिक्स के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो पॉइंट क्या है, फाउंड इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेन थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड इन ग्राना विद द स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स जो लेक्चर आता था उसके अंदर ये पढ़ा था कि कब कहाँ होता है।
एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है इन मेथाइलकॉइड सिक्को यानी कि कॉइन्स की तरह पाइल अप होते हैं, ऐसे करके, है ना, पाइल अप होते हैं जिन्हें ग्रहणा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो पॉइंट क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स 70s इन प्रोकैरियोट्स, 80s इन यूकैरियोट्स एंड कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोम्स की ये डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है जो बिना किसी मेम्ब्रेन के होते हैं। और जॉर्ज पैलेडे ने, ये याद रखना है कि जॉर्ज पैलेडे ने ये इन्हें डिस्कवर किया था। तो किसने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को, हमारे जॉर्ज पैलेडे ने। ठीक है, इन्हें डिस्कवर किया था। अच्छा, साइटोस्केलेटन एंड सीलिया फ्लैजिला के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि सीलिया फ्लैजिला जो है वो फॉलो करते हैं 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इन यूकैरियोट्स। एक्सप्लेनेशन क्या है कि साइटोस्केलेटन सेल को शेप देता है और मूवमेंट के लिए एक्सिनोमी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का खास 9+2 का पैटर्न होता है। ठीक है, फिर 9th पार्ट जो आता है वो है हमारा न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। पॉइंट क्या है, कंटेन करता है क्रोमैटिन, डीएनए प्लस हिस्टोन्स। क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड एज मेटासेंट्रिक यानी कि बिल्कुल बीच में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा दूर, एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल ही दूर, फिर टीलोसेंट्रिक है ना, एक छोटा एक बड़ा साइड से, और टीलोसेंट्रिक बेस्ड ऑन द सेंट्रोमेयर पोजीशन। एक्सप्लेनेशन क्या है कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और सेंट्रोमेयर की जगह के बेसिस पर क्रोमोसोम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो बस यही था हमारा लेक्चर। 6-7 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग दैट सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अभी हमने पढ़ा कि वो रुडोल्फ वर्चॉ थे। ठीक है, मैं मार्क नहीं करूँगा, अगर आपको बाद में प्रैक्टिस करना हो तो आप बाद में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रुडोल्फ वर्चॉ थे, मैं ये बता देता हूँ। फिर the fluid mosaic, like the fluid nature of plasma membrane as described by Singer and Nicholson is important for function like cell growth, हाँ, cell division, हाँ, and formation of intercellular junction। तो बिल्कुल सही, तो इसमें all of the above आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the organelles is not considered, not बोला है, is not considered as the part of the endomembrane system। तो बताओ बताओ बताओ, क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या वैक्यूल्स है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सोनोम ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला शोज एन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्स। तो ये हमने अभी पढ़ा था, 9+2 का अरेंजमेंट शो करता है। असर्शन देख लेते हैं। Mitochondria and chloroplasts are called semi-autonomous organelles, बिल्कुल सही, and they possess their own circular DNA and बिल्कुल सही। तो रीजन भी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और क्यों, देखो रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों क्यों है वो सेमी ऑटोनोमस, है ना, वो पोजेस करते हैं खुद का डीएनए एंजाइम। तो बिल्कुल मतलब रीजन जो है, असर्शन जो है एक्सप्लेन कर रहा है रीजन को, सॉरी रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, और दोनों बिल्कुल ट्रू। यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, लाइसोसोमल वेसिकल्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। रीजन क्या है, दीज एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट अ बेसिक पीएच। ठीक है, ये ऑप्टिमली एक्टिव है बेसिक पीएच। तो क्या बेसिक है? नहीं, एंजाइम जो है वो बेसिक ऑप्टिमली एक्टिव एसिडिक में आते हैं। ठीक है, एसिडिक पीएच में। तो बस ये था पूरा चैप्टर और हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, मैं एक बार यहाँ पे चीज़ डालना भूल गया था कि जो एक क्वेश्चन होते हैं, सेल के जितने भी वो होते हैं साइज, जितने भी टाइप के सेल होते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा, वो सब, ऑस्ट्रिच सेल, वो सारी मैं बाद में इसमें पीडीएफ डाल दूँगा। पीडीएफ के अंदर ही मैं एडिट करके इस पार्ट में वहाँ पे सारे जितने भी सेल्स के साइज होते हैं वो सब कुछ डाल दूँगा। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। 10 मिनट के अंदर पूरा अच्छा तेरा रिवीजन क्वेश्चन के साथ हो चुका है। तो थैंक यू, और मैं यहाँ पे तुम्हारी आंसर की भी पेस्ट कर देता हूँ। ये तुम्हारी आंसर की है, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस आंसर की को अगले पेज में डाल देता हूँ। एक मिनट, कॉपी तो है ऐसे ही, तो आपको याद रहे तो इस साइड
ये डाल दी गई आंसर की, आप यहाँ से ही इसको देख सकते हो। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब यहाँ पे प्ले हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स। ये है क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 जो है बायोमॉलिक्यूल्स, और बिल्कुल ही एनसीईआरटी निचोड़ तरीके से इसको भी बनाया गया है। एनसीईआरटी के पेजेस जितने भी हैं उनको छांट कर ये 5-6 स्लाइड्स में जोड़ा गया है। जो जो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मतलब मोर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, उनको भी हम अलग से करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस। कंसेप्ट क्या है? एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट वर्सेस लिविंग टिश्यू। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ हायर रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या है? लिविंग थिंग्स में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज नॉन लिविंग मैटर के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो बस यही था पहले वाले टॉपिक में। अब दूसरे टॉपिक में है, सेकेंड टॉपिक सेज एसिड सोल्यूबल वर्सेस एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस। सो इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है? ग्राइंडिंग टिश्यू इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं Cl3CCOOH, प्रोड्यूसेस अ फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे एसिड सोल्यूबल पूल बनता है कंटेनिंग माइक्रोमोलिक्यूल्स लेस देन 800 डाल्टन एंड रिटेंटेड बचा हुआ, मतलब जो कि है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जो कि कंटेनिंग करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स मोर देन 10,000 डाल्टन। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखो तो एसिड में ग्राइंड करने पर दो हिस्से मिलते हैं। जो घुल गया वो फिल्ट्रेट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, और जो बच गया वो रिटेंटेंट, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, डीएनए हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अमाइनो एसिड्स एंड ज्वीटर आयंस। सो कंसेप्ट क्या है? अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू है एक तरह का, तो याद है ये पीवाईक्यू था, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स विद एन अमाइनो ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अ हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल आर ग्रुप, alkyl group. In specific pH ranges, they exist as a Zwitter ion. कुछ ऐसे pH ranges होते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एज अ Zwitter ion, where both charges are present. इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन क्या है? अमीनो एसिड्स मीथेन के सब्स्टिट्यूट्स हैं। इनका Zwitter आयन फॉर्म तब बनता है जब मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव प्लस, मतलब पॉजिटिव तो है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। हमारा पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तब तुम्हारा Zwitter आयन का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? तो चौथा टॉपिक है लिपिड्स, जो कि एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन कैसे है उसको समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से भी कम का मॉलिक्यूलर वेट है ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स होना चाहिए, बट आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल, मतलब कि रिटेंटेंट में पाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे फॉर्म वेसिकल्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? लिपिड्स टेक्निकली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, वेट कम है, पर सेल मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स बनने की वजह से ये इनसोल्यूबल पार्ट में ही मिलते हैं। पांचवा हमारे बारे मतलब कि ये है हमारा मेटाबोलाइट्स, इसको में समझेंगे। कंसेप्ट क्या है? देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है हैव नोन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एग्जाम्पल जैसे कि अल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स, पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, फंजाई विद इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इंग्लिश में समझते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तुम्हारे बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, और जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स माइक्रोब्स में मिलते हैं, जैसे मॉर्फिन या फिर रबर, ठीक है। मेटाबोलाइट्स हम आगे थोड़ा सा डीप में देख लेंगे, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस, ठीक है, कितनी मात्रा। कंसेप्ट का क्या है? प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर्स, जो तुम्हारे प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर्स है ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस
while tertiary structure यानी कि 3D folding is vital for biological activity. Collagen is the most abundant animal protein. सबसे abundant animal protein तुम्हारा कोलेजन है, पर अगर हम उसको बायोस्फीयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट इन द बायोस्फीयर. तो ये पीवाईक्यू में भी आया था, ये पीवाईक्यू है. इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. प्रोटीन्स हमेशा हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, कोलेजन एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और रुबिस्को पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट है. समझे? आगे बढ़ते हैं. एंजाइम, काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन. तो कंसेप्ट क्या है? एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. Competitive inhibitors like malonate resemble the substrate succinate and binds to the active site, reducing activity. तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो एंजाइम्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन फास्ट करते हैं. कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जैसे मेलोनेट सबस्ट्रेट की जगह ले लेता है ताकि रिएक्शन रुक जाए. तो हमें एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन भी पढ़ लिया है और यही था भाई चैप्टर. सोचो चैप्टर हो गया है सिर्फ 6 मिनट के अंदर, पर आगे भी कुछ थोड़ा सा मेरे को लगा था जो मतलब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा डीप में समझना चाहिए. जैसे कि हमारा लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डीप में समझना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. दिस रेफर्स टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन. ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन. ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है. विच अमाइनो एसिड इज फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन. एक प्रोटीन, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन विद द लेफ्ट एंड, जो तुम्हारा लेफ्ट एंड है वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है एंड द राइट एंड इज सी टर्मिनल अमाइनो एसिड. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लिया. अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में. अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट रिमेन अ रिजिड रॉड. ठीक है, वो रिजिड रॉड की तरह नहीं रहता है. इट फॉल्स इनटू स्पेसिफिक शेप्स. वो कुछ स्पेसिफिक शेप्स में बदल जाता है. द मोस्ट कॉमन इज द हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. अब स्टेयरकेस क्या है भाई? मतलब तुम्हारी सीढ़ियाँ पर रिवॉल्विंग. अब वो 3D में दिखा नहीं सकता, पर लाइक कॉमन इज हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. जैसे कि तुम्हारा DNA होता है ना, ठीक है. इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसिस आर ऑब्जर्व. तुम्हारे प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसिस जो है वो ऑब्जर्व होते हैं और अदर रीजन्स में फोल्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स सच एज बेटा प्लिएटेड शीट्स. सो सिर्फ प्रोटीन के अंदर तुम्हारे पास राइट हैंडेड दिखता है. तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये याद रखना है कि प्रोटीन के अंदर राइट हैंडेड हेलिसिस आर ऑब्जर्व, अदर रीजन्स में फोल्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स सच एज बेटा प्लिएटेड शीट्स. ओके, अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में. टर्शियरी स्ट्रक्चर में दिस अकर्स व्हेन द लॉन्ग प्रोटीन चेन, जो तुम्हारी लॉन्ग प्रोटीन चेन है, फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है लाइक अ होलो वुलन बॉल. इट प्रोवाइड्स ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन. ये तुम्हें 3 डायमेंशनल जो है व्यू प्रोवाइड करता है प्रोटीन का. दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एज इट क्रिएट्स pocket and crevices like active sites required for functions. So tertiary में तुम्हारा 3D व्यू देखने को मिलता है, ठीक है. और सेकेंडरी में तुम्हारा क्या मिल रहा है? हेलिक्स देखने को मिल रहा है. समझ में आ रहा है ना? और इसमें तो सीधा तुम्हारी रॉड है ऐसे लेफ्ट हैंड, जैसे कि अगर इस साइड का लेफ्ट हैंड लोगे तो तुम्हारा एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बनेगा, राइट हैंड का लोगे तो तुम्हारा सी टर्मिनल अमाइनो एसिड बनेगा. ओके, लास्ट हमारा आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide chain or subunit. ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा, ये कुछ प्रोटीन हैं वो असेंबली होते हैं ऑफ मोर देन one polypeptide chain or subunit. The architectural arrangement of these folded subunits, example like arranged as cube or plate, is the quaternary structure. तो तुम्हारा अरेंज्ड एज क्यूब और प्लेट है ना, वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल अडल्ट ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन है उसमें है ना कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स लाइक 2 अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप. समझ में आया? तो यही थे 4 जो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर थे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमने जो पढ़ा.
और आगे हमारे पास अब यहाँ पे कुछ की एंजाइम्स हैं जिसे हम समझ लेंगे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो ये टेबल है 9.3 एनसीईआरटी का, वो भी यहाँ पे करवाया गया है ताकि कुछ छूटे ना। तो की एंजाइम्स क्या हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का देखें तो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोनिक एसिड बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे, कितने टाइम्स कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो लिखना है कि अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। ट्रिप्सिन का देखें, अ डाइजेस्टिव एंजाइम लिस्टेड अमंग प्रोटीन फंक्शंस, ठीक है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है लिस्टेड अमंग प्रोटीन फंक्शंस। फिर रुबिस्को के बारे में बात करते हैं, तो रुबिस्को तो बताया है कि रुबिस्को जो है बायोस्फीयर बायोस्फीयर का तुम्हारा सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, ऐसे देखिए मतलब पर्सपेक्टिव के साथ, तो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ये। तो रुबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी बायोस्फीयर, ठीक है। पेरीऑक्सीडाइज एंड कैटलेज, enzymes that break down hydrogen peroxide into water and oxygen, they use HYME as the prosthetic group। तो HYME को एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप लेते हैं, समझे। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में बात करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट रिक्वायर्स जिंक आयन एज अ कोफैक्टर, ठीक है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसको जिंक आयन एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसे इनिबिट किया जाता है किसके द्वारा, मेलोनेट के द्वारा, कम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है। फिर राइबोसोम्स है, राइबोसोम तुम्हें पता है, सॉरी राइबोजाइम्स है, राइबोजाइम्स तुम्हें पता है जो न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स, सिंपल एज दैट कि एंजाइम्स हमारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे बस हमने बात करनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो टेबल 9.3 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिगमेंट्स का देख लें तो कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स एक्सेट्रा। अल्कोइड्स का देख लोगे तो मॉर्फिन, कोडेनिन एक्सेट्रा। टर्पिनॉइड्स के बारे में देखो तो मोनोटर्पीन्स, डाइप्टेरिन्स एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल्स का देखो तो लेमन, ग्रास ऑयल एंड एक्सेट्रा। तो ये तुम्हें याद रख लेना। टॉक्सिन ये भी आया था PYQ में, मतलब PYQ बन चुका है नीट 2026 का ये, ठीक है, ये आया था नीट 2026 में। लेसिनिन्स तुम्हारा कौन का वैली ने, टॉक्सिन का बताया ना, एमरेनोराइसिन। ड्रग्स का देखो तो विमब्लास्टिन, ये भी 2026 में आया, विमब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एक्सेट्रा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस लाइक रबर, गम्स एंड सेलुलोज। सो यही था हमारा पूरा बायोमोलिक्यूल्स, हमने 12 मिनट के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स पूरा ख़त्म कर लिया है। और अगर हम देखें तो देखें 30 मिनट तक हमारा पूरा लेक्चर बनेगा और उसमें हमारा पूरा यूनिट 3 रिवाइज हो चुका होगा बिल्कुल अच्छी तरह। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस लेक्चर यानी कि पूरी यूनिट के जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, जिसमें अब ये जो है ये है तीसरा चैप्टर, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और ये इतने शॉर्ट है कि सिर्फ 2 पेजेस में ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा और हर एक लाइन यहाँ पे समझ में आ रही होगी और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं और साथ में आप नोट्स से रिवीजन कर लेते हैं, ये चैप्टर पक्का पक्का का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल 2 फेजेस में यहाँ पे है, एक है इंटरफेस और एक है एम फेज। इंटरफेस 95% टाइम लेता है, जिसे हम रेस्ट फेज भी बोलते हैं, और एम फेज जो है वो सिर्फ 5% का टाइम लेता है और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी है। तो अगर पूछे कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सा है तो आप बोलोगे वो है एम फेज, और अगर पूछे तो रेस्टिंग फेज कौन सा है तो आप बोलोगे इंटरफेज। अब यहाँ पे देखो जो इंटरफेज है इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होने से पहले ना ये यहाँ पे प्रिपेयर होता है कि भाई मेरे को अब जाके सेल डिवाइड करना है, अब मैं पहले प्रिपेयर हो लेता हूँ, अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लेता हूँ। तो ये इसी में अपना 95% टाइम दे देता है, और जब सेल डिवीजन की बारी आती है उसमें सिर्फ 5% का टाइम देके सेल डिवाइड कर देता है। तो इंटरफेज में तभी इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, और इसके सब फेसेस है। सबसे पहले हमारे पास आता है G1 फेज।
जहाँ पे मोस्ट ऑर्गेनेल्स जो है वो डुप्लीकेट कर जाएंगी और यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहीं पे अगर कुछ मतलब जो है सेल्स एग्जिट कर जाते हैं कि भाई हमें नहीं करना है ना, हमें डिवाइड नहीं करना है, तो वो इसी फेज से छोड़ देते हैं और उसको हम जी नॉट फेज भी बोलते हैं। अब जी नॉट फेज को हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो क्विसेंट सेल्स होते हैं वो एक्टिव तो होते हैं पर वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये पीवाईक्यू में भी पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और डिवाइड नहीं करते हैं। तो वो एक्टिव हैं पर जस्ट वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर जीवन फेज के बाद हमारे पास आता है एस फेज। एस फेज में जो डीएनए है एंड सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट कर जाता है ना। आपका जो न्यूक्लियस है वो तो सेम रहेगा, है ना। न्यूक्लियस का जो सब कंपाउंड, अगर उसकी प्लॉइडी 2n है वो 2n ही रहेगी, पर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म तुम्हारा 2c है तो वो 4c यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डबल हो जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास आता है G2 स्टेज, जिसमें जो हमारा सेल है वो ग्रो करता है और जो प्रोटीन्स है वो बनती हैं। तो ये थे हमारे 3 स्टेज, और उसमें एक स्टेज जी नॉट फेज भी है जहाँ पे क्विसेंट सेल्स होते हैं, जहाँ पे कोई मतलब ये एक्टिव होते हैं पर डिवाइड नहीं करते। जी1 फेज में मोस्ट ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करती हैं, ग्रो करती हैं। एस फेज में डीएनए सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है, प्लॉइडी सेम रहती है, साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है। G2 फेज में सेल ग्रो करते हैं और प्रोटीन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब याद रखना, प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो G2 फेज में होती है, ना कि G1 फेज में, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। तो अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट ड्रामेटिक फेज के बारे में, जिसमें सिर्फ 5% का टाइम लगता है। तो एम फेज जो है हमारा, ठीक है, जो कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, वो 2 फेजेस में बटा हुआ है। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में भी कुछ सब फेजेस आती हैं, वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उनको भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। और फिर हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास एक फॉर्म आएगी, एक आएगी सेल प्लेटफॉर्म, तो इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस के सब फेजेस को समझ लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है हम वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा प्रोफेज है, जहाँ पे आपको ये सब दिख रहा होगा। ये जो है ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो चुकी है ना, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा वो है क्रोमोसोम, है ना सब। फिर ये क्या है, अब ये वाले हिस्सा जो है वो इधर जाने लगा हुआ है और ये वाला हिस्सा इधर जाने लगा हुआ है, वो दिखाते हुए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये फेज ना कोई फेज नहीं है, ये बस ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, मतलब ये प्रो फेज से अगर तुम जब मेटा फेज में जा रहे होगे ना, तो ये बस उसका बीच का एक फेज आता है जिसमें ये ऐसा दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपका यहाँ पे जो ये सेंट्रियोल है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअली में आपका सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सेंट्रोमेयर हैव प्रोटीन डिस्क, जिससे हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर के पास एक प्रोटीन डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज का एक बीच का एक फेज है, जो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का होता है। चलो मेटाफेज के बारे में बात करते हैं। तो मेटा फेज में देखो यहाँ पे जो है ना सब कुछ मतलब चेंज सा हो गया है। अब ये दोनों बिल्कुल ही सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं जो इसके साथ साथ, है ना। यहाँ पे सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर से ये एस्टर्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये एस्टर्स है। ठीक है, और इसी को अगर पूरा देखो तो तुम इसको क्या बोलोगे, तो इसको तुम बोलोगे माइटोटिक एपरेटस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में सबसे अच्छी तरीके से अगर हम देख सकें तो वो तुम्हारा मेटाफेज है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे वेल डिफाइंड है कि जैसे कि ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। ये तुम्हारे ये दिख रहे हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट फेज जो है एक क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए वो हमारा मेटाफेज है। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। फिर हम आगे न्यू फेज पे मतलब चेंज आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एनाफेज आता है। अब एनाफेज में क्या होगा, अब ये वाला हिस्सा है जो है, ये वाला ऊपर वाला इसका मतलब ये पूरा हिस्सा है ना,
अब इसका ऊपर वाला हिस्सा है मतलब आधे आधे में बंटा हुआ था ना, ये सेंटर में आ गया जब, तो ये वाला जो आधा आधा है ये वाला ले जाएगा, और जो ये वाला है ये वाला ले जाएगा। मतलब देख सकते हो यहाँ पे कि ये इसके बाद चले गया, ये इसके बाद चले गया, और इसी का दूसरा हिस्सा जो है, इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो इधर पहुंच गया है। तो मतलब कि अब क्या हो गया, डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रोमेर स्प्लिट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमेर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अगर ये तुम्हारा सेंट्रोमेर है तो आधा सेंट्रोमेर इस साइड चले गया और आधा इस साइड चले गया, वही यहाँ पे दिखाया गया है। सेंट्रोमेर यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रोमेर स्प्लिट कहाँ होता है और कौन सी फेज में होता है, तो वो हमारे एनाफेज में होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज में अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सारी वापस से आना स्टार्ट हो जाएंगी, वापस से तुम्हारी मेम्ब्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वापस से सारे जितना भी अपरेटस लूज हुआ था वो वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टीलोफेज बोलेंगे उसको। तो मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमारा पूरा काइरोकिनेसिस इसी के साथ खत्म होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में दो फेज है, एक तो फरो फॉर्म होती है और सेल प्लेट फॉर्म होती है। अब फरो फॉर्म किस में होती है और सेल प्लेट फॉर्म किस में होती है, तो फरो फॉर्म एनिमल सेल में होगा और सेल प्लेट फॉर्म जो है वो हमारे प्लांट सेल में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी गया है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, ये बाहर से अंदर की साइड में है। अगर तुम्हारा सेल ऐसे है ना, तो फिर वो ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बाहर से अंदर। तो वही प्लांट्स, और ये अब बाहर, ये अंदर से बाहर है ना, वो बाहर से अंदर आ रहा था ना, तो बस ये अंदर से बाहर हो जाएगा। तो यही तुम्हारा सेल प्लेट फॉर्म होता है और यही तुम्हारा फरो फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ था नहीं साइटोकाइनेसिस में, बस हमें समझना था कि शेप कैसे बनती है। तो फरो फॉर्म एनिमल्स में होती है, बस ये याद रखनी है, और जो सेल प्लेट फॉर्म है वो प्लांट्स में होती है। तो यहीं पे हमारा ये वाला तो पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माइटोसिस के बारे में। अब माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है जो स्टोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। अब इधर इन टू एन सेल्स जिनकी प्रायोरिटी 2n होती है इन एनिमल्स एंड इन एन हाइप्लॉइड एंड 2n सेल्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स में तो 2n सेल्स में होगी एंड n एंड 2n सेल्स इन प्लांट्स। ठीक है, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वो है ह्यूमन चीक सेल का बताया गया है कि अगर तुम्हारा ह्यूमन चीक सेल जो है ना वो 24 आवर में डिवाइड करता है, तो 23 आवर वो क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। भाई मेरे को शादी में जाना है, तो 23 घंटे वो बाल नहाने वाने कंघी वंगी सब कुछ करने में लगाएगा। सिर्फ 1 घंटे में वो शादी से खाना वाना सगन दे के, यानी कि शगुन दे के वो वापस आ जाएगा। तो मतलब वही कि सिर्फ 23 आवर्स उसने टाइम स्पेंड किया प्रिपरेशन का, पर जो मतलब डिवीजन का टाइम है वो सिर्फ 1 घंटे का लगाया। फिर हम ई कोलाई के बारे में बात करते हैं। ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है। ये फैक्ट्स हैं, इन्हें कुछ याद करना है। ये PYQ में भी पूछ सकते हैं कि ई कोलाई कितने मिनट में डिवाइड करता है। ई कोलाई द्वारा 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। हनी बीज जो मेल्स हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। यीस्ट सेल, ये शायद हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है 12th में भी, और ईस्ट सेल जो है वो 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। चलो अब आगे वाले हिस्से में बढ़ते हैं और सबसे इजी तरीके से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे मियोसिस के बारे में बात की गई है। मियोसिस में हमारे पास सबसे पहले इंटरफेस आता है, फिर मियोसिस 1 आता है, फिर मियोसिस 2 आता है, और जो है ना इसको समझते हैं। देखो इंटरफेस में वही सेम G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 आ जाएगा जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन हमने देखी थी वो किस में है, वो माइटोसिस में है। माइटोसिस हमारी इक्वेशनल डिवीजन करती है, पर जो अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलती है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस इसमें भी होगा और साइटोकाइनेसिस इसमें भी होगा। फरो एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन वही सेम, बस इसका कैरियोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैरियोकाइनेसिस को ही बिल्कुल एकदम डीप में पढ़ेंगे। फिर जो हमारे मियोसिस 1 के बाद है वो है हमारे पास मियोसिस 2, जस्ट लाइक माइटोसिस इक्वेशनल, मतलब कि ये माइटोसिस की तरह ही है, सब कुछ सेम होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1
एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, सेम है, बस प्रोफेज के भी यहाँ पे अब कुछ पार्ट्स आ चुके हैं। अब ये प्रोफेज को कैसे याद रख सकते हो, है ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना, फिर आगे भी है कुछ 2 मेटाफेजिक प्लेट्स, फिर एनाफेज, है ना, ये सब है। तो इसको कैसे याद रखना भाई, लता जरा पेन दे देना। लता एल से, जरा जेड से, पी से पेन पैकेटीन, दे मतलब डिप्लोटीन से, देना यानी कि डाइकाइनेसिस। तो इसको समझते हैं, है ना, इसका मिमोनिक लिखा हुआ है यहाँ पे, मिमोनिक प्रोफेज 1, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो ला जरा पेन दे देना, है ना। तो मैं ऐसे भी करके याद रख सकते हो कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ स्टेप्स याद रखने कि किस में क्या होता है, और बहुत अगर तुम इसको 1-2 बारी खुद से रिवाइज करोगे, खुद से लिखोगे तो ये हो जाएगा। तो लिप्टोटीन में कंडेंसेशन होता है यहाँ पे विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये सीधा PYQ में पूछ लेते हैं, विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप कब होता है, तो वो लिप्टोटीन फेज में देखने को मिलेगा। इसको ऐसे याद करना है कि आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि लिप्टोटीन में कंडेंसेशन होगा, जाइगोटीन में तुम्हारा सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस से क्या समझ आ रहा है, जुड़ना। यहाँ पे देख सकते हो बीच में येलो कलर का जो ये सिस्टम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिनेप्सिस है। इसी को तुम क्या बोलोगे, सिनेप्सिस बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बन रहा है, कम्प्लेक्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पे बाइवैलेंट टेट्राड फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिसमें जाइगोटीन में बाइवैलेंट टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है। पर ये मोस्ट क्लियरली यानी कि मोर क्लियरली कब दिखता है, वो पैकेटीन में दिखता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कब फॉर्मेशन हो रहा है, तब तुम बोलोगे जाइगोटीन, और मोर क्लियरली कब दिखता है तो तुम बोलोगे पैकेटीन। समझ में आया। लिप्टोटीन में कंडेंसेशन होगा, विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, सबसे ज़्यादा पहले ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है जाइगोटीन में हमारे पास सिनेप्सिस, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, सिनेप्सिस उसको बोलते हैं। और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम के बीच में ही बनता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ये बनता है। और पैकेटीन की बात करें तो पैकेटीन में क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, क्रॉस ओवर देखने को मिलता है ना, ग्रीन वाला ब्लू के साथ, ब्लू वाला ग्रीन के साथ, ऐसे करके यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रॉस ओवर में ये भी देखने को मिलता है। और टेट्राड क्लियरली जो मतलब विजिबल है, ठीक है, क्लियरली सीन, है ना, मोर क्लियरली यहाँ पे ही देखने को मिलता है टेट्राड, बाइवैलेंट टेट्राड जो भी है ना। तो फिर हमारे पास आता है डिप्लोटीन, जो कि पैकेटीन के बाद आता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक स्टेज छोड़ के एक स्टेज पे ही क्या हो गया, हमारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन हो गया। अब वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे किस मैटर का फॉर्मेशन होगा, डिसोल्यूशन हो गया तुम्हारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, जो यहाँ पे हमारा जाइगोटीन में बना था। अब उसका डिसोल्यूशन जाके कब हुआ है, डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में ही तुम्हारा किस मैटर का फॉर्मेशन होता है, ये देख सकते हो, ब्लू ग्रीन के साथ, ग्रीन ब्लू के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हारा किस मैटर का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा नेक्स्ट फेज में, वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में तुम्हारा किस मेटा का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। आगे फिर तुम्हारा मेटाफिजिक प्लेट्स बन जाएंगी, ऐसे करके थोड़ी, है ना। फिर उसके आगे देखोगे तो ये तुम्हारा एनाफेज का ऐसा दिखेगा। तो बस यही था तुम्हारा प्रोफेज 1 पूरा। ये बिल्कुल ही मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही ईजिली तरीके से हमने समझा है। और अगर किसी को समझ ना आया वो है ये लेक्चर अगर वापस से देख लेगा तब तो पक्का ही आ जाएगा। और मियोसिस 2 जस्ट मतलब लाइक माइटोसिस जो हमने देखा था उसमें भी सेम तरीके से होगा, कैरिकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ है, जो इंटरकाइनेसिस है इज अ स्टेज है, जो इंटरकाइनेसिस एक स्टेज है, वो कब आती है, वो बिटवीन आती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो बस ये याद रखना कि जो इंटरकाइनेसिस है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आती है। तो बस यही सेम तरीका था, साइटोकाइनेसिस वैसे ही चलेगा, फॉरवर्ड एंड सेल प्लेट। हमने पूरा चैप्टर 15 मिनट में यहाँ पे ख़त्म कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ऐसे चैप्टर को मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि इतने सारे फेजेस हैं बस, पर हमने इतने ही शॉर्ट टाइम में और अच्छी तरह ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस है ये देख लिया है। और अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जिसने ये चैप्टर पहले भी NCERT से पढ़ा हुआ है वो इसको आराम से समझ लेगा कि क्या यहाँ पे स्टोरी चल रही है। अगर आप इस चैप्टर को यहाँ से ये लेक्चर देख के फिर NCERT पढ़ते हो तो कितना इजीली तुम्हें समझ आएगा। तो आप
समझ ही सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे ही हमारी जो यूनिट 3 है क्लास 11th की ख़त्म होती है।